बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र के गांव दूल्हा में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 वर्षीय युवक का पेड़ पर लटकता शव मिला है, जिसमें गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची निधौली कला पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता कमल सिंह के अनुसार अंकुश रात को घर पर सोया हुआ था, लेकिन सुबह ग्रामीणों की चीख पुकार सुनकर बाहर आए तो बेटा गांव के बाहर फांसी पर लटकता मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत ने अब राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने बुधनी में आयोजित बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहली बार मंच साझा किया और लोगों को संबोधित किया। अमानत ने कहा कि मैं यहाँ किसी पद के लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी बहू बनकर आई हूँ। अपने ससुर शिवराज जी की तरह मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। बता दें कि अमानत और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान की शादी 6 मार्च को हुई थी। अमानत का यह सियासी डेब्यू अब चर्चाओं में है और माना जा रहा है कि बीजेपी युवा और पारिवारिक छवि को आगे लाने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। एक उत्सव है जो उनके काम उनने आज तक हमारे देश की समर्पण रक्षा की है, उन लोगों का सम्मान। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इस भारतीय जनता पार्टी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई और आशा है हम आपके बीच आते रहे, कार्तिक जी की पत्नी के रूप में नहीं पर आपके धरती की बेटी और बहू के रूप में आपके सामने। हरियाणा में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर 6 अहम निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत पेरेंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाया जाए, क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम को सख्ती से फॉलो करें। वहीं पालन न करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक शिकायत कर सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपना नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। खबर हमीरपुर से। जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई संस्कृति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस मुहिम के तहत संस्कृति विभाग द्वारा वाद्य यंत्र ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जिले की 7 ग्राम पंचायतों के प्रधान को ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा, घुंघरू और अन्य वाद्य यंत्र सौंपे। यह वितरण कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गाँव में छुपी हुई लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस वाद्य यंत्रों का उपयोग मंदिरों में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय आयोजनों में किया जाएगा। छोट बातें कर रहे हो। ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो प्रधान हैं वहाँ उनको बुलाया गया था और उनको वाद्य यंत्र हम लोग ने दिए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी वहाँ पे मंदिर हैं और भी जो इस तरीके के जो सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ पे जो वाद्य यंत्र हैं उनका गायन
गायन किया जा सके, ताकि जो लोग जो कला है उसको भी बाहर ला सकें और उसको भी प्रोत्साहित कर सकें। कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की अफवाह फैलाने के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के बीच कानपुर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कुछ लोग मुस्लिम बाहुल इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी जांच में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं और जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं। दोबारा लाउडस्पीकर लगाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये पनकी पड़ाव वाली है ना। ये देखिए 6 तारीख को श्री राम नवमी का शोभा यात्रा जो कि सैकड़ों की संख्या में पूरे जो है वो कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में निकाली गई थी, उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया था। वेस्टर्न रोड वाली जो यात्रा थी उस यात्रा में जो है वो ऑलरेडी हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय थे। कुछ लोगों ने कतिपय कारणों से उस यात्रा को असफल करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो है वो कुछ यूट्यूबरों ने अफवाह फैलाई कि यात्रा में जो है वो पत्थरबाजी हुई है और यात्रा में जो है वो दंगा हुआ है, जबकि वहाँ पे लोकल पुलिस के लोग मौजूद थे और यात्रा सकुशल हमारे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से और जो कुछ यात्रा में जो संभ्रांत लोग थे उनकी वजह से संपन्न हुई। इस पे एक एफआईआर हमने दर्ज की है जो अफवाह फैलाने वाले और जिनके द्वारा जो है यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले, हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और बेस्ड ऑन एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके अलावा रावतपुर में भी कुछ एफआईआर हमने दर्ज की हैं जो डीजे संचालक हैं इनके विरुद्ध और कुछ आयोजकों के विरुद्ध भी, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो जो लोग यात्रा निकालना चाह रहे थे उनको निकालने नहीं दिया गया, पुलिस की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की गई। ये भी संज्ञान में आया है कि जूता भी चलाया गया। तो वो वीडियोस सब हमारे पास है, उन सभी वीडियोस को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रामनवमी के त्योहार पर कानपुर शहर का माहौल बिगाड़ने पर उपद्रवियों पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, जब्त किए गए लाउड स्पीकरों को भी सीज कर दिया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी को हिदायत देते हुए जनता से अपील भी करी है कि वेस्टर्न रोड, रावतपुर के जो वीडियोस हैं उन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों को उतारने की भी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, मामूली विवाद को लेकर ट्रक चालक ने हंगामा काटा और ट्रक चालक ने धारदार तलवार से वकील पर हमला कर दिया। ट्रक चालक के हमले से वकील बाल बच गए। पुलिस ने ट्रक चालक को तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र का है। हमला करने जा रहा था ये व्यक्ति, उसका भी चेहरा देखिए। थाने में ही होगा, यहाँ नहीं मार देता है। ट्रक हमारे घर के सामने से ओवरब्रिज के पास से मुड़ रहा था। अभी उसने एक हमारी वॉल थी उसमें टक्कर मार दी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि बदतमीजी मत करिए, होश में बात करिए और पैसे ले लीजिए। हमने कहा ये कौन सा तरीका है बात करने का। उसमें थोड़ी सी झड़प हुई उससे मुँह से, और उसके बाद मैंने कहा नीचे उतरिए। उस चक्कर में उसने कटारी निकाली, धारदार हथियार, कटारी नहीं उसको बोलेंगे तलवार, इतनी बड़ी थी 4 फीट की, और उसने ज़ोरदार प्रहार किया पीछे ना हट जाए मैं और मेरा भाई तो मरने की कगार पर हो जाएंगे। मील एरिया थाने आया हूँ
और इस गुहार लगा रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर 307 और 302 का मुकदमा होना चाहिए। जान से मारने का प्रयास पूरा उन्होंने किया है और इस पर मुकदमा पूरा होना चाहिए और ऐसे गाड़ी मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे आपराधिक लोगों को अपना ड्राइवर बनाते हैं। सहारनपुर नगर निगम में टैक्स विभाग द्वारा कराए जा रहे जीआई सर्वे को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। शहर के पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जीआई सर्वे को तत्काल निरस्त करने की मांग की। सपा पार्षद अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू ने मीडिया को बातचीत में कहा कि टैक्स विभाग जीआई सर्वे के नाम पर जनता से खुली लूट कर रहा है। उनका आरोप है कि विभाग के कुछ भ्रष्ट बाबू और इंस्पेक्टर पुराने टैक्स को कई गुना बढ़ाकर आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। पीछे होगा सी पैदल तुम ये नीचे कर लो जो भैया सहारनपुर की जनता पर जीआई सर्वे का टैक्स लगाकर टैक्स विभाग नगर निगम ने हाहाकार मचवा दी है। सहारनपुर की जनता को लूटने का काम हो रहा है। इस संबंध में आज सभी मजबूत पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर धरना दिया और उनकी ये मांग है कि जीआई सर्वे तत्काल निरस्त किया जाए। जीआई सर्वे जो कि बिना जांच करे सहारनपुर की जनता पे थोपने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल प्रभाव से हमने ये ज्ञापन दिया है कि इसे जीआई सर्वे को निरस्त करवाया जाए। जैसे मेरठ की तर्ज पे 1 साल का जीआई सर्वे लगाया गया है कम दरों पर, वो सहारनपुर में लगाने का काम किया जाए। यमुनानगर में रेलवे लाइनों को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक पहचान राजेश गिरी निवासी चांदपुर के रूप में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार और रजनी ने बताया कि कल दोपहर को रेलवे मीमो के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस गांधीनगर रेलवे फाटक मौके पर पहुंची और मृतक राजेश गिरी कपड़े की एक निजी कंपनी में कार्य करता था। उसके परिवार में 4 बेटे और 1 बेटी है। परिजन के अनुसार राजेश को ऊंचा सुनाई पड़ता था। रेलवे से मीमो मिली थी कि गांधीनगर के पास एक व्यक्ति की जो है रेलवे लाइनों में डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी कार्रवाई करने के लिए हमारी तरफ से आईओ एलएचसी रजनी गई थी मौके पे। तो इसने जो है वहाँ पे देखा भी जाके रेलवे लाइनों के बीच में गांधीनगर फाटक के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। तो उसकी जो शिनाख्त के बारे में उसके कपड़े वगैरह उसने कपड़े डाले थे, उसका जब सारा ब्यौरा जो है कल हमने फिर आप लोगों के मीडिया के चैनल पे शो किया था, प्रकाशित कराया था आप लोगों से। तो उसके बेस पे अब इसके परिवार वाले हमारे पास आए हैं ये लोग। तो इसका बाप जो है यहीं प्राइवेट काम करता था किसी कंपनी में और अक्सर रेलवे लाइनों से होके आता जाता रहता था। तो कल अचानक जो है रेलवे लाइन पार करते समय उसकी रेलगाड़ी से मौत हो गई। यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान से हमारे के न्यूज़ के संवाददाता ने बातचीत की। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि आज कैबिनेट के प्रस्ताव में एमएसएमई का भी एक प्रस्ताव पास हुआ। वहीं निराला नगर में बीजेपी और आरएसएस की बैठक को लेकर कहा कि हमारी संघ के साथ समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें कई प्रभावों पर बातचीत की गई। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर काम किया जाएगा। OTOP 2.0 को लेकर भी मंत्री राकेश सचान ने बातचीत की। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान साहब हैं। सर, आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 13 प्रस्ताव पे मोहर लगी, तो आज इसमें एमएसएमई से जुड़े भी एक प्रस्ताव हमारा था टेक्सटाइल पॉलिसी का, जो 2017 के पूर्व जिनको इंसेंटिव नहीं मिल पाया था। आज उस प्रस्ताव पर मोहर लगाई है सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने। निश्चित तौर पर इसमें तमाम सारी जो वस्त्र इकाइयाँ थी, जो गारमेंट इकाइयाँ थी, जिनको पॉलिसी के तहत उनको अनुदान मिलना चाहिए, उनको आज सरकार ने सहमति व्यक्त की। और आगे ऐसी इकाइयों को जो पात्र हैं, जिनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए बिना भेदभाव के, 2014
कि पूर्व जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश में बस इकाइयों में निवेश किया है उनको हम बड़े पैमाने पे अनुदान देंगे। उनको जो भी इंसेंटिव सरकार 17-22 में दे रही है उसी तरह से उनको भी हम लोग देंगे। सर आज संघ और बीजेपी की बैठक हुई, उसमें आप भी बैठक में रहे, तो आगे के लिए दिशा निर्देश क्या है? देखिए, विचार परिवार के साथ तमाम समूह हैं, जो किसान समूह है, हमारे अलग उद्योग भारती है, साकार भारती है, श्रम विभाग के तमाम सारे समूह हैं। इनके साथ उनकी बातें सुन करके, उनके सुझाव सुन करके सरकार और क्या अच्छा कर सकती है, इन पर तमाम सारे फैसले होते हैं, उन्हीं पर चर्चा होती है। वो एक सत्र चला, एक सत्र आगे 2 बजे से चलेगा। सर वो ODOP 2 योजना की बात कर रहे हैं सर, तो अब इसमें जो है किन जिलों का जोड़ा जाएगा, फिर वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद थे जो जनपद स्तर पर जिनकी पहचान थी। ODOP योजना लाने के बाद उनकी पहचान प्रदेश और देश स्तर तक बनी और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिला, तमाम सारी इकाइयाँ स्थापित हुई। बड़े दिनों से डिमांड हो रही थी कि ODOP की जगह तमाम और प्रोडक्ट लिए जाने चाहिए प्रमोट करने के लिए, उनको भी हम लोगों ने अब लिया है। तो वो ODOP की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट के यहाँ पर भी मैप करके हम लोग और भी लोगों को और भी इस तरह के जो उत्पाद हैं जिनको सरकार प्रमोट कर सकती है और उससे तमाम सारे लोगों को रोजगार से जोड़ सकती है, वो भी काम सरकार करेगी। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान जी थे, जिन्होंने जो कैबिनेट में इनके जो विभाग का प्रस्ताव था उसके बारे में जानकारी दी। वहीं जो संघ में सह सरकार व गोपाल कृष्ण के साथ जो बैठक में भी शामिल थे, वहाँ क्या हुआ उसके बारे में जानकारी दी और ODOP 2 और 3 के लिए भी इन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। धमतरी जिले में पंचायत सचिव संघ ने शासकीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सचिवों का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत उन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने का वादा किया गया था। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सचिवों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी समिति बनाकर 2-3 माह में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक वह सिर्फ कागजों तक सीमित है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि कल जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम पंचायतों के मूलभूत कार्य बाधित होंगे और आंदोलन तेज किया जाएगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब के जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर बीती रात एक आतंकी हमला हुआ। रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने एक ई रिक्शा में सवार होकर आए और उनके घर में ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा गया कि एक ई रिक्शा मंत्री के घर के पास रुकता है और उसी के दौरान उसमें बैठा युवक ग्रेनेड फेंकता है। उसके बाद रिक्शा चालक रिक्शे को भगाता हुआ कुछ ही दूरी पर जाकर धमाका होता है। प्रयागराज के गंगपार क्षेत्र स्थित शिकंदरा में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब रामनवमी के जुलूस के दौरान सालार गाजी मियाँ की मज़ार पर कुछ युवकों ने भगवा झंडा फहरा दिया और नारेबाजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान कुछ युवक मज़ार की दीवार पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम जैसे नारे लगाए। इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 4 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर झंडा फहराना और नारेबाजी करने वालों की पहचान CCTV फुटेज से की जा रही है।
एटा जनपद के मलवान थाना क्षेत्र के गांव दतौली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने बुआ के घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। युवक मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई, जो नोएडा में रहकर बिजली का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला लगातार अनिल का उत्पीड़न कर रही थी, जिससे परेशान होकर वह नोएडा छोड़कर अपने भाई के साथ बुआ के गांव दतौली आ गया था, लेकिन मानसिक तनाव के चलते उसने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है और महिला पर लगे आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति विभागीय क्रय समिति तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 2,330 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट्स और विभिन्न जरूरी वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बोलीदाताओं से दर बातचीत यानी नेगोशिएशन के चलते सरकार ने लगभग 106 करोड़ रुपए की बड़ी बचत की है। बाराबंकी मान्यता प्राप्त पत्रकार अनुराग मल्होत्रा की मां के साथ चयन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां बीती रात मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौट रही पत्रकार की मां को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और चेन छीन कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ सौमित्र त्रिपाठी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी। ये मेरी माता जी जो है स्टोर तक गई थी आवास विकास कॉलोनी में, वापस आते समय उनके साथ चेन स्नैचिंग हुई है। तो क्या लगता है कौन लोग थे, कैसे, क्या कुछ बताया माता जी ने? उन्होंने बताया कि बाइक से 2 लोग थे और वो आवास विकास से और बस स्टॉप की तरफ गए हुए। पुलिस को एप्लीकेशन वगैरह? पुलिस को कोतवाली प्रभारी को दे दिया है। सीओ और कोतवाल जो है मौके पर पहुंचे थे। बागपत की सिंगवाली अहिर थाना क्षेत्र में अमीर नगर सराय कस्बे में मुख्य बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसे देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक व बुक स्टॉल संचालक परेशान है। बता दें कि शहर में इन दोनों निजी स्कूलों के संचालक सिलेबस और
काउंटर में बदलाव कर स्कूल में ही किताबें मनमाने रेट पर दे रहे हैं, जिसके विरोध में कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर व्यापारियों और अभिभावकों की जेब पर बड़ी चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ बुक स्टॉल पर बिक्री कम हो गई। इसको लेकर मंगलवार दोपहर बुक स्टॉल ने शहर में सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर स्कूल संचालकों के खिलाफ जांच करने की मांग की, ताकि अभिभावकों को बुक स्टॉल संचालकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं सांसद ने सभी को आश्वासन दिया कि ऐसे स्कूल जो शिक्षा के नाम पर लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुस्तक संघ के लोग आए थे, दिनेश बाबा थे और उनके साथ पदाधिकारी थे, आप सब लोग हैं, और उनकी समस्याएं जुनून समस्याएं हैं कि स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे ड्रेसेस के मामले में हो। उनका मैंने ज्ञापन लिया है और इस ज्ञापन के बारे में मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा। इनकी जुनून समस्या है, ये जो स्कूल और कॉलेजों की मनमानी है, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आज कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर पुस्तक व्यापारी माननीय सांसद जी को उन्हें संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से पुस्तक व्यापारियों ने पुस्तक व्यापार से संबंधित समस्याएं कि हमारा व्यापार पूर्णतया समाप्त हो गया है। जो कॉपी किताबें स्कूलों में बिकने लगी हैं, जिससे कि फुटकर पुस्तक व्यापारी प्रभावित हुआ है। और ये जितने भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, इनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों द्वारा स्कूल प्रांगण के अंदर मनचाहा पाठ्यक्रम, मनचाही पुस्तकें, महंगी महंगी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं। और इसी बीच लखनऊ से खबर है। खबर लखनऊ से है। परिवहन निगम में महिला कंडक्टरों की भर्ती। भर्ती प्रक्रिया के लिए रोजगार मेला आयोजित होगा। रोजगार मेले की तारीख घोषित की गई। 8 अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी में रोजगार मेला। 11 अप्रैल को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ में मेला आयोजित होगा। 15 अप्रैल को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, धाम, बांदा, प्रयागराज में मेला आयोजित होगा। जल्द 5000 महिला कंडक्टरों को संविदा पर भर्ती की जाएगी। और इसी बीच सीतापुर से खबर आ रही है। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर लहर क्षेत्र में फिर पहुंचा हिंसक जंगली जानवर। जंगली जानवर ने किया छुट्टा मवेशी का शिकार। सीतापुर से खबर आपको था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। जानवर की पहचान को विभागीय टीम कर रही कॉम्बिंग। सीतापुर लहर क्षेत्र में फिर पहुंचा हिंसक जानवर। मवेशी का शव के साथ कॉम्बिंग कर रही है वन विभाग की टीम। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है वन विभाग की टीम। और इसी बीच लखनऊ से खबर है। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर।
निषादगंज में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। गृह जनपद में स्थानांतरण को लेकर कर रहे हैं मांग। पति पत्नी का एक जगह स्थानांतरण की मांग। यूपी भर में जमा हुए पति पत्नी परिषदीय शिक्षा परिषद। देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हुई है और लोगों से जानकारी लेते हुए पता चला कि ये लोग पति पत्नी दोनों लोग शिक्षक निकले और योगी जी आपकी समस्याओं का हल निकालें और उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास और उस आधार पर आप लोगों को अभी जल्द से जल्द स्थानांतरण हो। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही, खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। सांसद विधायक ने किया प्रस्तावित एथलेट पुल का निरीक्षण। सेतु निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। मरियमपुर से सचान चौराहे तक प्रस्तावित है एलिवेटेड पुल। मरियमपुर से सचान चौराहे तक प्रस्तावित है एलिवेटेड पुल। एलिवेटेड रोड बनने के बाद आम जनता को जाम से मिलेगी राहत। एलिवेटेड पुल का डीपीआर सेतु निगम बनाकर सरकार को भेजेगा प्रस्ताव। सांसद रमेश अवस्थी और विधायक महेश त्रिवेदी ने किया निरीक्षण। ये दक्षिण के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और निश्चित रूप से 17 के पहले भी इसमें कई बार चर्चा अन्य सरकारों में हुई और कई बार इसका प्रोजेक्ट भी बना, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये योगी जी जब शहर में 2 बार आए तो हम सभी सांसद जी और शहर के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे सब लोगों ने इस विषय को रखा। निश्चित रूप से ये 3 लेन बनने जा रहा है और ये मरियमपुर के आगे से उठेगा और सचान चौराहे के उधर तक जाएगा। देखिए ऐसा है, संकल्प तो ये है कि कानपुर का विकास, विकसित कानपुर, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस लाने का संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को भी विकसित कानपुर बनाना। साथ में कानपुर को विकसित कानपुर हो उससे पहले कानपुर की जो समस्याएं हैं, मेजर समस्या, उनका समाधान होना जरूरी है, तभी कानपुर विकसित कानपुर हो। उसमें सबसे बड़ी समस्या कानपुर की जाम की समस्या है। उस जाम की समस्या से निदान करने के लिए हम लोगों की मांग पर माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने एक अनवरगंज से लेकर और मंदना तक एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की स्वीकृति दी है। और इसी बीच कन्नौज से खबर है, खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं। अवैध ओयो होटल में 7 युवतियां और 8 लड़के गिरफ्तार। पुलिस को अश्लीलता और फूलता परोसे जाने की मिली थी जानकारी। छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने की गिरफ्तारी। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ जारी। हिरासत में ले गए युवक युवतियों से पूछताछ जारी। होटल संचालकों में अफरा तफरी का बना माहौल।
कन्नौज से खबर, अवैध ओयो होटल में 7 युवतियां और 8 लड़के गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी, होटल संचालकों में अफरा तफरी का बना माहौल। हरदोई से खबर, इनकम टैक्स विभाग ने 26 करोड़ का भेजा नोटिस, राजेश कुमार को 26 करोड़ का आयकर नोटिस। हरियाणा और पुणे में फर्जी कंपनियों का नोटिस में जिक्र, मंथली इनकम जानकर अधिकारी भी रह गए दंग। पीड़ित राजेश ने दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने जांच की मांग की। पीड़ित की मांग पर आयकर विभाग जांच में जुटा। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव के निवासी हैं राजेश। पीलीभीत से खबर है, डीएम ऑफिस के पास हनुमान चालीसा का पाठ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने किया पाठ। प्रशासन द्वारा पार्किंग स्थल न बनाए जाने से थे नाराज। महासभा ने भूख हड़ताल की करी थी घोषणा। कलेक्ट्रेट परिसर के डीएम ऑफिस का मामला। खबर इटावा से, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। शनिवार को सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष प्रदीप साक्य ने कहा कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे समाजवादियों की भावनाएं आहत हुई हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि यदि शीघ्र कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए जो एक बहुत छोटा सा, इसको मैं क्या कहूँ, एक मच्छर के बराबर संगीत सोम, उसने जो अभद्र टिप्पणी की है कि प्रोफेसर साहब अगर यहाँ आ जाएं तो रेत के, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर प्रोफेसर साहब के सामने वो खड़ा सिर्फ हो जाए और प्रोफेसर साहब उठा के निगाह एक बार देख लें तो उसकी पिंट गीली हो जाएगी। ऐसे लोग प्रोफेसर साहब को चैलेंज करेंगे। तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर इस तरह नहीं किया जाता है तो हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। तो हम लोग आज यही मांग करने आए। देखिए, आपने कल बयान सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक छुटभैया नेता है, उन्होंने कोई खराब भाषा बोली थी। हमारे बहुत हम सब क्या, पूरे इटावा की जनता, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हों या चाहे अन्य भी किसी भी दल के से जुड़े हुए लोग, माननीय प्रोफेसर साहब का सम्मान सारे लोग करते हैं, सभी लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। और उनके लिए अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो मैं समझता हूँ केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि इटावा जनपद और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, सबकी भावनाएं आहत हुई। और ये लोग इनका कोई सनातन में कोई बहुत विश्वास नहीं है। ये खुद बीफ का कारोबार करते हैं, सारे लोग जानते हैं। जो लोग खुद गाय के मांस का कारोबार करते हों वो सनातन धर्म का ठेका लें
जिनकी खुद की हैसियत ना हो, जो अपना चुनाव विधानसभा का हार गए हो, जिनकी अपनी पार्टी में स्थिति खराब हो, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिर्फ कि वो किसी तरह चर्चा में आ जाए, इस तरह का बयान दिया। खबर रोहतक से। निजी स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर है। रोहतक जिले के संपला एसडीएम उत्सव आनंद खुद टीम के साथ स्कूल बसों की जांच करने के लिए मैदान में उतरे। एसडीएम ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस और नायब तहसीलदार की टीम के साथ मिलकर स्कूल बसों की जाँच की। हरियाणा सरकार की 2024 में जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी निकाली गई है, उसके तहत सभी प्राइवेट स्कूल्स को कंप्लाई करने हैं जो भी उस पॉलिसी के तहत जो भी पैरामीटर्स दिए गए। तो उसी के क्रम में हम लोग जो सब डिवीज़न लेवल की कमेटी है वह सब डिवीज़न सांपला में प्राइवेट स्कूल, एसवी इंटरनेशनल स्कूल के बसेस के इंस्पेक्शन के लिए निकली है। उस पॉलिसी के तहत जो भी पैरामीटर्स है उस पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। देश में बढ़ते साइबर क्राइम के बीच एक राहत भरी खबर सोनभद्र से सामने आई। यहाँ पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट निवासी ब्रह्मा प्रसाद मिश्रा ने पुलिस की जागरूकता मुहिम और अपनी सूझबूझ से खुद को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। घटना 6 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है। ब्रह्मा प्रसाद को एक फ़ोन आया जिसमें कॉलर की आवाज़ उनको राजस्थान निवासी एक मित्र से मिलती जुलती लगी। कॉलर ने यूपीआई ट्रांजैक्शन में समस्या बताकर 6000 रुपये मिश्रा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात कही, उसे वापस भेजने की गुजारिश की। खबर रायबरेली से। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मालिन का पुरवा गांव में मिली मनीष सैनी की लाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। यह मामला पति पत्नी और प्रेमी के रिश्ते की भयावह तस्वीर पेश करता है। मनीष सैनी की हत्या उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी सुनील ने मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक मनीष ने दोनों को खेत में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर सुनील ने मनीष पर 2 गोलियां चला दी और वह पत्नी रूबी के सामने ही ढेर हो गया। थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मनीष सैनी नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी गांव के पास के ही एक खेत में मिली है। उस पर चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला था। पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने अपना डाटा इकट्ठा करके जांच शुरू की आगे। तो इसमें तथ्य निकल के आए कि मृतक जो मनीष सैनी है उसकी पत्नी रूबी और रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, सुनील कोरी के साथ मिलकर इसकी हत्या की है। इसको गोली मार के मारा गया था। पोस्टमार्टम में गन शॉट वुंड आए हैं।
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। प्रदर्शन के नेतृत्व सपा के जिलाध्यक्ष बबलू गुर्जर ने किया। दरअसल एक न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान रेखा गुप्ता द्वारा प्रमुख अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। इसी विरोध में आज सैकड़ों संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और हापुड़ में जोरदार नारेबाजी करते हुए रेखा गुप्ता का पुतला दहन किया। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, कल वो एक चैनल पर डिबेट में बैठी थी। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए बड़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ एक आंदोलन किया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पर होते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए वे असंवैधानिक शब्दों का यूज करते हुए, घृणापूर्ण शब्दों का यूज करते हुए मुख्यमंत्री, उनसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री बनी है, अखिलेश यादव जी 12 के मुख्यमंत्री हैं और उनसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है उससे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, आक्रोश है उनके प्रति। उनके खिलाफ एक ज्ञापन भी हमने राज्यपाल को भेजा है और उनका पुतला फूका। खबर मंडला से है, जहां राहगीरों को जंगल से होकर गुजरने वाली रास्ते में बाघ परिवार का दीदार हुआ। मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम और आप बाघों की मौजूदगी के चश्मदीद भले ही ना बन सके, इसके बावजूद संचार क्रांति के युग में हर हाथ में मोबाइल की सौगात ने बाघों को स्वतंत्र विचरण का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक नहीं 4 बाघ बेतकल्लुफी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो आसपास दर्जनों गाँव में बाशिंदे को खुश कर रहा है। लोगों का कहना है कि इससे एक बार फिर कान्हा नेशनल पार्क गुलजार हो सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का